हेलो नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंटिन्यू वन शॉट क्लासेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम आज जो भी सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगे उसमें अपन क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। ठीक है, जो भी जितने भी जो भी डिजीज कंडीशन होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन है उसके साइन एंड सिम्टम्स, डेफिनेशन, ठीक है, उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और कॉजेज जो भी होंगे, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उन सब का आज अपन कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। इसमें कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो भी सिस्टम है उसमें कुछ टेस्ट किया जाता है। देखो, फर्स्ट तो होता है स्पायरोमीटर, ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, और ये हो गया पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। यहाँ से अपन कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं पेरानेजल साइनसेस। जो पेरानेजल साइनसेस होती है, ठीक है, जो पेराने साइनस क्या होते हैं? साइनस एक एयर फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है, एयर फिल्ड कैविटी लोकेटेड विद इन स्पेसिफिक फेशियल एंड स्कल बोन आर नॉन एज पेरानेजल साइनसेस। ठीक है, पेरानेजल साइनसेस क्या होती है? जो भी फेशियल और स्कल बोन के बीच जो भी एयर फिल्ड, ठीक है, एयर से फिल्ड हुई हुई जो कैविटी पाई जाती है, ठीक है, उसे क्या अपन बोलते हैं? अपन उसे पेरानेजल साइनसेस बोलते हैं। Humans have four paired paranasal sinuses, जिसमें फर्स्ट आता है फ्रंटल पेरानेजल साइनस, मैक्सिलरी, स्पेनोइड एंड इथेमोइड, all extending from the respiratory area of the nasal cavity and named after the bones they are found in। ठीक है, जो पेरानेजल साइनस होते हैं वो क्या होते हैं कि एयर फिल्ड कैविटी होती है। किन किन के बीच पाई जाती है? फेशियल और स्कल बोन के बीच एयर फिल्ड जो भी कैविटी होती है, ठीक है, ये होलो कैविटी होती है जिसमें क्या रहती है कि एयर फिल्ड रहती है। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे अपन? पेरानेजल साइनसेस। ठीक है, ह्यूमंस में कितने होते हैं? चार होते हैं पेरानेजल साइनसेस। फर्स्ट होता है फ्रंटल, सेकंड होता है मैक्सिलरी, थर्ड होता है स्पेनोइड और फोर्थ कौन सा होता है? इथमोइड, जो कि क्या होते हैं? पेड में होते हैं। ठीक है, ऑल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एरिया ऑफ द नेजल कैविटी एंड नेम्ड आफ्टर द बोन्स दे आर फाउंड इन। ठीक है, और ये कहाँ एक्सटेंड रहते हैं? रेस्पिरेटरी एरिया की जो भी नेजल कैविटी रहती है उसके चारों क्या रहते हैं? और ये फैले हुए रहते हैं। और इनका नेम पेरानेजल साइनसेस क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो भी मैक्सिलरी, फ्रंटल, स्पेनोइड बोन के नाम पे इनका क्या नाम पड़ा? पेरानेजल साइनसेस नाम पड़ा। ठीक है, अब ये देखो, जो फ्रंटल बोन के बीच पाए जाते हैं उनको फ्रंटल साइनस, और ये दो इथेमोइड साइनस, और जो ये नेजल कैविटी होगी आपकी, और ये मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जो मैक्सिलरी साइनस के चारों ओर पाई जाती है। और ये जो स्पेनोइड साइनस हो गया। जो पेरानेजल साइनस में जो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस बोलते हैं। व्हाट इज साइनोसाइटिस? साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरानेजल साइनसेस। ठीक है, साइनोसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन, पेरानेजल का जो भी इन्फ्लामेशन होता है उसे मतलब जो पेरानेजल साइनस का जो भी इन्फ्लामेशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस बोलते हैं। पेरानेजल मींस एडजेसेंट एडजेसेंट टू दी नेजल कैविटी। ठीक है, पेरानेजल मींस क्या होता है? एडजेसेंट टू दी नेजल कैविटी, मतलब नेजल कैविटी में जो भी के चारों ओर जो एरिया पाया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? पेरानेजल। ठीक है, the inflammation could be caused by an infection from a virus, bacteria और fungus। ठीक है, साइनोसाइटिस क्या होता है? जो इन्फ्लामेशन वुड बी कोज्ड। ठीक है, साइनोसाइटिस का जो इन्फ्लामेशन, साइनस का इन्फ्लामेशन है, किन किन के द्वारा कोज हो सकता है? ये एक इन्फेक्शन है जो वायरस से, बैक्टीरिया से और फंगस से क्या हो सकता है? कोज हो सकता है। इट मे आल्सो बी द रिजल्ट ऑफ एन एलर्जिक ऑटोइम्यून रिएक्शन। और ठीक है, इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये एलर्जी की कंडीशन हो सकती है या ऑटोइम्यून की रिएक्शन हो सकती है। एन ऑटोइम्यून रिएक्शन इज व्हेन योर इम्यून सिस्टम अटैक्स द गुड पार्ट ऑफ योर बॉडी। ऑटोइम्यून रिएक्शन क्या होती है? जब ऑटो इम्यून रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, ये वो इम्यून सिस्टम को अटैक करती है। जो इम्यून सिस्टम होता है उस पे क्या करती है? अटैक करती है, और जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे, ठीक है, उसको क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ठीक है, ये क्या होगा? ऑटो इम्यून रिएक्शन होगी।
फिर नेक्स्ट होता है ईटियोलॉजी, ठीक है। जो ईटियोलॉजी होती है साइनोसाइटिस की, 10 to 15% क्या होता है, वायरल होते हैं, ठीक है। जो साइनोसाइटिस होते हैं वो 10 से 15% के होते हैं, वायरल होते हैं। तो जिसमें कौन कौन से वो होते हैं, वायरस आते हैं, राइनो वायरस आता है, मोस्ट कॉमन वायरस साइनोसाइटिस, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन वायरस पूछे, मोस्ट कॉमन वायरस, मोस्ट कॉमन वायरस इन साइनोसाइटिस, तो क्या होगा, राइनो वायरस होगा। फिर नेक्स्ट वायरस आता है इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैक्टीरियल कोजेज की। बैक्टीरियल कोजेज में एक्यूट साइनोसाइटिस वो पड़ता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्जिला और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, ठीक है। एक्यूट मतलब जो क्या हुआ हो, सडन ऑनसेट हुआ हो। क्रोनिक साइनोसाइटिस जो लॉन्ग टर्म से ऑनसेट है, ठीक है। जिसमें क्रोनिक साइनोसाइटिस में कौन से होते हैं, एनेरोब्स होते हैं, ठीक है। जो ले मोर देन क्या होते हैं 50% अकस करवाते हैं, कोस करवाते हैं। तो फर्स्ट आते हैं बैक्टीरियोसाइड, एनेरोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई और फ्यूसोबैक्टीरियम स्पीसीज। अदर लेस कॉमन कॉज जो कभी कभी किसी कंडीशन में ये क्या करवा सकते हैं, साइनोसाइटिस करवा सकते हैं। फर्स्ट आता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास एरुजिनसा और इस्चीरिया कोलाई यानी ई कोलाई, बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस और नाइजीरिया क्या करते हैं, इसको कोजेज होते हैं, ठीक है। फिर फंक्शनल फंगल में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और डायबिटीज मेलेटस, ठीक है। तो एस्परजिलस और म्यूकोमाइकोसिस, ठीक है। फंगल में कौन कौन से हो सकते हैं, फंगल में जो भी फंगस एस्परजिलस और म्यूकोमाइकोसिस ये क्या कर सकते हैं, साइनोसाइटिस का क्या कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइनोसाइटिस के टाइप्स। इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द पैरामेजल साइनसेस, एक्यूट मतलब इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एक या एक से ज्यादा पैरानेजल साइनसेस में हो सकता है। फर्स्ट आता है एक्यूट साइनसिस, लेस देन 4 वीक्स, ठीक है। और जो ड्यूरेशन रहता है एक्यूट साइनोसाइटिस का वो कितना रहता है, लेस देन 4 वीक्स रहता है। और सब एक्यूट साइनोसाइटिस का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 4 to 12 वीक्स, ठीक है। क्रोनिक साइनोसाइटिस का लॉन्गर रहता है, कितना लॉन्गर देन 12 वीक्स से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। एक्यूट साइनोसाइटिस का जो भी ड्यूरेशन रहेगा वो लेस देन 4 वीक्स रहेगा, सब एक्यूट का 4 से 12 वीक रहेगा, और क्रोनिक साइनोसाइटिस का 12 वीक से ज्यादा रहेगा। सम गाइडलाइंस आल्सो रिक्वायरिंग फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, वन पॉजिटिव इमेजिंग स्टडी, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस रिक्वायर होती है जिसमें फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट मतलब कुछ ट्रीटमेंट फेलियर हो, फेलियर की कंडीशन हो, तो वो या वन पॉजिटिव इमेजिंग स्टडी हो या कोई इमेजिंग स्टडी कर रहा हो, जैसे हमारा ही हो सकता है, सिटी स्कैन हो सकता है। फिर पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, द नोज, nasal cavity and sinuses are the first few components of the respiratory system, ठीक है। जो नोज, नेजल कैविटी एंड साइनसेस होते हैं फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो इसमें फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। द साइनसेस आर होलो स्पेसेस लोकेटेड इन द फेस एंड स्कल, ठीक है। जो साइनस होते हैं वो कहाँ, होलो, एक होलो स्पेस है जो कहाँ लोकेटेड होती है, फेस और स्कल में, ठीक है। फिर डाउन एरो करके नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, द साइनसेस आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेटिंग म्यूकस, ठीक है। जो साइनसेस होते हैं किससे जुड़े हुए रहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो क्या करती है, सीक्रेट करती है म्यूकस का। दिस म्यूकस हेल्प रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स दैट एंटर द साइनसेस, ठीक है। और जो म्यूकस होता है वो किस में हेल्प करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को साइनसेस में एंटर होने से हेल्प करता है, रोकता है, ठीक है। The sinuses also have cilia, teeny heads that push mucus back into the nasal cavity through small opening ostia, ठीक है। The sinuses क्या होते हैं, साइनसेस में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, टीनी हेड्स होते हैं जो पुश करते हैं म्यूकस को बैक इनटू द नेजल केविटी के अंदर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, जिसके ऊपर क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है। नेजल केविटी में जो भी साइनस के अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, टीनी छोटे छोटे हेड्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस को पुश बैक करवाते हैं, ठीक है, नेजल केविटी में, किसके थ्रू, स्मॉल ओपनिंग्स में। स्मॉल ओपनिंग्स जो नेजल केविटी में ओपन होती है, जो जिसे अपन क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। फिर डाउन एरो करके कैन इजीली बिकम ब्लॉक्ड, जो क्या होती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, प्रिवेंटिंग द नॉर्मल ड्रेनेज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द साइनसेस, और प्रिवेंट करती है म्यूकस का ड्रेनेज होने से, कहां से, साइनस से। व्हेन द ओस्टिया आर ब्लॉक्ड, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कैन अकर इन द साइनसेस, ठीक है। जब ओस्टिया, ठीक है, जो ये ओपनिंग्स होती है जब ब्लॉक हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन अकर होता है इसमें, साइनस में। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। कोज पेनफुल फेशियल प्रेशर और हेडेक और टूथ एक, ठीक है। जो जिसके कारण से क्या होता है, फेशियल पेनफुल फेशियल प्रेशर मतलब जो भी फेस उस पर क्या होगा, प्रेशर फील होगा,
हेडेक होगा और टूथ एक होंगे, मतलब दांतों में क्या होगा, दर्द होगा, सिर में क्या होगा, दर्द होगा। फिर अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स फॉर साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के कुछ सिम्टम्स है, इफ द पेशेंट हैज टू और मोर ऑफ दीज सिम्टम्स एंड और थिक ग्रीन और येलो नेजल डिस्चार्ज, ही may be diagnosed with acute sinusitis। ठीक है, अगर पेशेंट में दो या दो से ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं और ठीक और ग्रीन येलो और नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये डायग्नोस इसका डायग्नोस हो सकता है एक्यूट साइनोसाइटिस का। मतलब अगर किस कंडीशन में अपन देख के बोल सकते हैं कि अगर साइनोसाइटिस है, तो दो से ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं और जो ग्रीन और येलो नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, जो कैसा होगा, ठीक होगा। ठीक है, तो अपने डायग्नोस करके क्या पता कर सकते हैं कि इसमें एक्यूट साइनोसाइटिस है। और क्या जो सिम्टम्स है वो कौन कौन से होंगे, फेशियल पेन होगा और फेशियल प्रेशर होगा, और जो नोज होगा वो क्या होगा, ब्लॉक्ड होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। नेजल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, जो कैसा होगा, थिक होगा, ग्रीन होगा और येलो होगा। ठीक होगा, ग्रीन या येलो नेजल डिस्चार्ज हो सकता है। पुअर सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, स्मेल कैसी होगी, पुअर होगी, कंजेशन होगा, नेजल कंजेशन हो गया। ठीक है, टफ होगा। दीज सिम्टम्स में आल्सो भी प्रेजेंट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये किस कंडीशन में अपीयर होंगे, अगर जो हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, ये सिम्टम्स अकर होंगे। ठीक है, हेलिटोसिस मतलब बेड ब्रीथ। ठीक है, और टायर्डनेस, थकान होगी। हेलिटोसिस की कंडीशन हो सकती है, हेलिटोसिस मतलब बेड ब्रीथ। फिर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का इसको आते हैं हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हेड टू टू एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाएंगे, ब्लड स्टडीज करवाएंगे जैसे कि सीबीसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करवाएंगे। और एंटीवायरल, एंटीवायरल जो वैक्सीन, एंटीवायरल जो भी ड्रग होगी वो कौन सी होगी, एसाइक्लोविर हो सकती है, जैसे नेजल डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, एंटीस्टामिन दे सकते हैं, और स्टीम इनहेलेशन। ठीक है, नेबुलाइज करवा सकते हैं या स्टीम इनहेलेशन की कंडीशन, स्टीम इनहेलेशन करवा सकते हैं। और पेरानेजल साइनोसाइटिस है, तो इसमें कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, जिसमें बैलून साइनोप्लास्टी होगा, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होगी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। फिर बात करते हैं फेरिंजाइटिस की। और जब ये डिसऑर्डर अपन ईएनटी वाला देखेंगे, ठीक है, ये ईयर नोज थ्रोट, उसमें क्या करेंगे, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं अपन फेरिंजाइटिस की। फेरिंजाइटिस क्या होता है, फेरिंग्स का क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है। फेरिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स, जिसमें टॉन्सिल, पैलेट, वल्वा आते हैं। ठीक है, कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस, एच हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सेला। वायरल इन्फेक्शन में एक्सपोजर टू एलर्जिक सब्सटेंस। वायरल इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपोजर टू एलर्जिक सब्सटेंस मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एलर्जिक सब्सटेंस है उनका क्या होना, एक्सपोजर होना। ठीक है, उसके एक्सपोजर में आना। ठीक है, जो तो क्या कोज कर सकता है, फेरेंजाइटिस कोज कर सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स की। दो टाइप्स होते हैं इसमें, एक्यूट फेरेंजाइटिस और क्रोनिक फेरेंजाइटिस। अगर फेरेंजाइटिस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो उसमें फीवर आएगा, रेड कलर्ड फेरेंजियल मेम्ब्रेन। अगर फेरेंजियल मेम्ब्रेन को क्या करवाएंगे कि डायग्नोसिस करवाएंगे इसमें, तो कैसा होगा, रेड कलर पाया जाएगा फेरेंजियल मेम्ब्रेन का। शोर थ्रोट, ठीक है, और मैलाइज, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग की कंडीशन हो सकती है और कफ की कंडीशन हो सकती है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में अपन देखेंगे तो हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ब्लड स्टडीज में सीबीसी वगैरह करवा सकते हैं। कल्चर ऑफ द फेरेंजियल म्यूकोजा, जो भी फेरेंजियल म्यूकोजा उसका क्या करवाएंगे अपन, कल्चर करवाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स, जिसमें पेनिसिलिन हो सकता है, क्लेथ्रोमाइसिन हो सकता है एंड अजिथ्रोमाइसिन हो सकता है। और एंटीवायरल में एसाइक्लोविर, और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी अपन कर सकते हैं, जैसे फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक, तो पीसीएम हो सकता है। कुछ डाइट मैनेजमेंट भी होगा, तो सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट और हॉट वाटर गार्गलिंग करवाएंगे और माउथ केयर करवाएंगे, क्योंकि इसमें बेड ब्रीथिंग की कंडीशन अकर हो रही है। फिर बात करते हैं एपिस्टैक्सिस की। एपिस्टैक्सिस क्या होता है, एपिस्टैक्सिस इज द कॉमन अकरेंस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है, एपिस्टैक्सिस में क्या होता है, कॉमन अकरेंस होती है कहाँ की, ब्लीडिंग की। कहाँ से होती है, नोज से। एपिस्टैक्सिस में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है कहाँ से, नोज से। इट इज यूजुअली नोटिस्ड व्हेन ब्लड ड्रेन्स आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स। और अभी ये कब नोटिस होता है, जब ब्लड कहाँ से ड्रेन आउट होता है, नोस्ट्रिल से क्या होता है, बाहर होता है। तो
एपिस्टेक्सिस का मीन भी क्या होता है, नोज ब्लीडिंग होता है। अगर पूछे एपिस्टेक्सिस मीन, तो नोज नोज ब्लीडिंग। फिर इसके कोजेस की बात करते हैं अपन। तो कोजेस में अपन देखेंगे, फर्स्ट अपन देखते हैं ट्रोमा। ठीक है, अगर नोज इंजरी हो सकती है, ब्लो ऑन नोज हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडीज नोज के अंदर एंटर कर रही है। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो वो भी क्या कर सकती है, एपिस्टेक्सिस करवा सकती है। राइनाइटिस, अगर राइनाइटिस की कंडीशन है तो वो भी क्या करवा सकता है, एपिस्टेक्सिस। वेरिएंट स्नीजिंग, ठीक है, बार बार चीखे आना, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट टेम्परेचर, कुछ ज्यादा अगर कोल्ड टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर हो तो वो भी क्या करवा सकते हैं, एपिस्टेक्सिस करवा सकते हैं। टाइप्स की बात करते हैं अपन। फर्स्ट आता है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। इस ब्लीडिंग occurs in the anterior part. It is common type। और किसेल बेज फ्लेक्चर, ठीक है, लिटिल एरिया, ये कहाँ कहाँ होते हैं, इंटीरियर एपिसेक्सिस में। जो किसेल बेज फ्लेक्चर है, जो कि छोटे छोटे लिटिल्स एरिया बोलते हैं जिसको, जहाँ से क्या हो सकता है कि नोज ब्लीडिंग हो सकती है, एपिसेक्सिस की कंडीशन हो सकती है। किसेल बेज फ्लेक्चर, नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज इन फ्रंट ऑफ द नेजल कैविटी। जो किसेल बेज फ्लेक्चर होता है वो क्या होता है कि नेटवर्क होता है इसका आर्टरीज का, जो कहाँ पाया जाता है, नेजल कैविटी के बिल्कुल सामने पाया जाता है, ठीक है। इससे क्या हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। इट्स ब्लीडिंग ओकर इन पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, वुड्रफ प्लेक्सस। ठीक है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मतलब ये ब्लीडिंग अकर होती है पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है, जहाँ कौन सा प्लेक्सस पाया जाता है, वुड्रफ प्लेक्सस पाया जाता है, जो कहाँ से होती है, ब्लीडिंग डाउन द थ्रोट वाले रीजन से। फिर साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं अपन। साइन एंड सिम्टम्स में नेजल ब्लीडिंग होगी, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होगा, फेरिंजियल ब्लीडिंग में पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होगा, ठीक है। अगर नेजल ब्लीडिंग, तो नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे अपन कौन सी एपिस्टेक्सिस बोलेंगे, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। और अगर फेरिंजियल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कौन सी ब्लीडिंग बोलेंगे, कौन सी एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। इरिटेशन इन नोज, नोज में क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा और नोज मतलब इचिंग होगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन हिस्ट्री कलेक्शन करवाएंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। फिर ट्रीटमेंट होगा एपिस्टेक्सिस का, फर्स्ट एड करवाते हैं इसमें एबीसी, ठीक है, और ट्रोटर मेथड के। तो मैक पेशेंट सिट अप, ठीक है, तो मैक पेशेंट सिट अप, पिंच द नोज फॉर 5 to 10 मिनट, ठीक है। जो फर्स्ट एड में अपन करवाएंगे इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को बैठाते हैं और जो नोज होता है उसको पिंच करते हैं फॉर 5 से 10 मिनट। और हेड क्या रहता है, बेंट फॉरवर्ड, हेड होता है वो नीचे की तरफ क्या रहता है, फॉरवर्ड रहता है, ठीक है। और ओपन माउथ एंड ब्रीथ, और जो माउथ रहता है वो ओपन रहता है और उसमें क्या करते हैं अपन, ब्रीथ करवाते हैं। फिर नेक्स्ट करवाते हैं आइस पैक्स, ठीक है। आइस पैक भी क्या हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, या एंटीरियर नेजल पैकिंग करवा सकते हैं, गोज लेके, ठीक है, उसको पैक करके क्या करवा सकते हैं, इसमें एंटीरियर नेजल पैकिंग करवा सकते हैं। पोस्टीरियर नेजल पैकिंग भी हो सकती है। इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप आफ्टर एंटीरियर पैकिंग, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। तो पोस्टीरियर क्या करवाएंगे, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में क्या करवाएंगे, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करवाएंगे, जब एंटीरियर पैकिंग में क्या नहीं हो रही, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही हो। फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेशन, अगर टाइम पे रहते हुए ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो सेप्टल, ठीक है, जो नेजल सेप्टल, उसमें क्या हो सकता है, पसफॉर्मेशन हो सकता है, यानी सेप्टल एब्सेस हो सकता है। और साइनसाइटिस की कंडीशन, जो भी साइनस होगा उसका क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होगा। सेप्टल एब्सेस की कंडीशन अगर हो सकती है साइनसाइटिस का। अगर एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस का कॉम्प्लिकेशन पूछे तो एपिस्टेक्सिस का कॉम्प्लिकेशन होगा सेप्टल एब्सेस, सेप्टल एब्सेस होगा। और सेकंड क्या होगा, साइनोसाइटिस होगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेविएटेड नेजल सेप्टम। अब डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या होता है कि इट्स अ कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ द नोज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोज, ठीक है। ये डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीएनएस के नाम से भी जाना जाता है, डीएनएस। डीएनएस यानी डेरिवेटेड नेजल और एस यानी सेप्टम।
ठीक है, यानी सेप्टम। इट्स कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर, क्या है? फिजिकल डिसऑर्डर है किसका? नोज का, जो कैरेक्टराइज भाई होता है किसके द्वारा होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोज। जो भी नोज होगी, नोज की बोन होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट होने से, क्या होने से? डिस्प्लेसमेंट होने से जो बोन है होती है वो इधर उधर होने से, यानी डिस्प्लेसमेंट होने से क्या हो सकता है कि डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा। दिस कंडीशन डेवलप व्हेन द थिन वॉल नेजल सेप्टम, मतलब व्हेन द थिन वॉल नेजल सेप्टम inside the nose is displayed to any one side। दिस कंडीशन डेवलप होती है जब थिन वॉल, मतलब जो नेजल सेप्टम हो इनसाइड का नोज के अंदर क्या हो? डिस्प्ले हो, मतलब या तो एक साइड हो जाए या अदर साइड हो जाए। दिस डेविएटेड डीएनएस, मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम विल मेक वन नेजल पैसेज स्मॉलर। तो इसमें जो डेविएटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन अगर होगी तो जो जो नेजल पासेज होगा वो एक साइड से क्या होगा? बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉजेज कौन से हो सकते हैं? कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है कोई, या ट्रोमेटिक कंडीशन हो, ब्लो ऑन नोज, ठीक है, ब्लो ऑन नोज की कंडीशन हो, कंजेनाइटल हो, ठीक है, एट बर्थ हो, ट्रोमा और इंजरी, कोई इंजरी हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स की। टाइप्स होता है सी डेविएशन और एच डेविएशन, ठीक है। इसके सिम्टम्स होंगे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, नेजल कंडीशन कंजेशन, और मोस्टली क्या हो सकता है? एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। मोस्टली क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक की कंडीशन होती है, मतलब इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करवाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, और क्या करवाते हैं इसमें? नोज का क्या करवाते हैं इसमें? एक्सरे करवाते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो नेजल डिकंजेस्टेंट, अगर कंजेस्टेंट नेजल कंजेस्टेंट हो रहा है तो नेजल क्या कर सकते हैं? डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हो, नेजल स्प्रे, ताकि प्रॉपर ब्रीदिंग करवा सके। और इसमें जो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा? सेप्टोप्लास्टिक होगा, ठीक है, जिसमें जो नेजल सेप्टम है, ठीक है, उसको क्या करना? रिपेयर करवाना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस इट इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल। टॉन्सिलाइटिस क्या है? जो भी टॉन्सिल है उसका इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन होना ही क्या कहलाता है? टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। इसकी इटियोलॉजी कौन कौन सी होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मोस्टली, स्टेप्टोकोकस, और दूसरी क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रेड स्वॉलन टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या होते हैं? स्वेलिंग होकर रेड हो जाते हैं, फीवर और हेडेक की कंडीशन, मलेज, डिस्पेजिया और थ्रोट की कंडीशन होती है। डिस्पेजिया डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलोइंग और सोर थ्रोट की कंडीशन हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर ब्लड टेस्ट करवाएंगे और थ्रोट का क्या करवाएंगे? कल्चर करवाएंगे। मैनेजमेंट, कोई अगर कोई इतना याद है कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो तो वहाँ ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीवायरल हो गया, एंटीफंगल हो गया। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीफंगल, वायरल इन्फेक्शन तो एंटीवायरल, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देंगे जिसमें एरिथ्रोमाइसिन हो सकता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक पीसीएम, और एंटीवायरल एसाइक्लोविर एनाल्जेसिक। अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो एसिटामिनोफेन। हॉट वाटर गार्गलिंग करवाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। टॉन्सिल को क्या करना? कट एंड रिमूव करना। फिर बात करते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ठीक है। तो क्या करना? पस का फॉर्मेशन होना कहाँ? टॉन्सिल के अंदर, ठीक है, पीटीए, जिसे पीटीए बोलते हैं, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। टॉन्सिल के चारों ओर। इट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ पस और प्यूरुलेंट एक्सुडेट बिटवीन द टॉन्सिलर कैप्सूल एंड द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। जो भी टॉन्सिलर कैप्सूल है और उनके टॉन्सिलर कैप्सूल के चारों जो भी सराउंडिंग टिश्यूज पाए जाते हैं उसमें क्या होना? टॉन्सिलर पस का फॉर्मेशन होना, ठीक है। जो पस का फॉर्मेशन होता है अपन क्या बोलेंगे? पेरिटेंसिलर एब्सेस बोलेंगे, जिसे पीटीए के नाम से भी जाना जाता है। इट्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। किसका कॉम्प्लिकेशन है? टॉन्सिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन। अगर टॉन्सिलाइटिस कंटिन्यू रहती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या कंडीशन आकर होगी? ये होगा पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें मोस्ट कॉमन होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर, तो टॉन्सिलर कैप्सूल का क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा तो डेवलपमेंट ऑफ पस, जो पस का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन इसमें देखते हैं, शॉर्ट थ्रोट की कंडीशन होगी, ठीक है, शॉर्ट थ्रोट की कंडीशन, शॉर्ट थ्रोट, और जो स्वेलिंग होगा ऑफ द सॉफ्ट प्लेट, जो सॉफ्ट प्लेट है, ठीक है, किसके रूप? माउथ के रूप में, जिसमें सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट पाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होगी? जिसमें आगे वाला पार्ट तो हार्ड प्लेट और पीछे वाला सॉफ्ट प्लेट होता है, तो इसमें सॉफ्ट प्लेट में क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी।
एनलार्जमेंट ऑफ नेक लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है, जो भी नेक के लिम्फ ग्लैंड्स उसका क्या होना, एनलार्जमेंट होना, डिस्पेजिया की कंडीशन, फीवर, नेक मसल पेन होना, और ट्राइसमस, इनएबिलिटी या डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ। ट्राइसमस की कंडीशन क्या होती है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है, ट्राइसमस का माइंड क्या होता है, इनएबिलिटी या डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ। हॉट पोटैटो या मफ्ड वॉइस हो जाना, ठीक है, पोटैटो, हॉट पोटैटो लाइक या मफ्ड, मफ्ड वॉइस, वॉइस हो जाना, ठीक है, साउंड लाइक टॉकिंग विथ हॉट फूड इन देयर माउथ, मतलब ऐसे बात करना जैसे उसके मुंह में कैसे हो, हॉट फूड हो, कोई गर्म खाना हो। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर ब्लड टेस्ट करवाएंगे और सीटी स्कैन करवाएंगे। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट होगा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, एंटीवायरल देंगे, एसाइक्लोविर हो सकता है, एंटीपायरेटिक, ठीक है, वही फीवर को रोकने के लिए तो पीसीएम हो सकता है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन, एंडोट्रेकिया अगर इंटुबेशन नीड हो तो एंडोट्रेकियल क्या होगा, ईटी ट्यूब का क्या होगा, इंटुबेट करवाएंगे। बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में नीडल एस्पिरेशन, स्लोली पुटिंग ए नीडल इनटू द एब्सेस, विथड्रॉइंग द पस ऑनटू ए सिरिंज, मतलब नीडल एस्पिरेशन में क्या करेंगे कि जहाँ भी एब्सेस है, एक तो पस का फॉर्मेशन, वहाँ क्या करेंगे, एक नीडल इंसर्ट करेंगे, और उसके थ्रू क्या करेंगे, जो भी पस का है उसमें सिरिंज के थ्रू क्या करवाएंगे, विड्रॉ करवाएंगे, किसका, पस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर सकते हैं इंसिजन एंड ड्रेनेज, इंसिजन करके, ड्रेन करके, ठीक है, इंसिजन कट करके, ठीक है, वहां से क्या करवाना, जो भी पस है उसका ड्रेनेज करवाना। फिर नेक्स्ट बात कर सकते हैं, पर टॉन्सिलेक्टोमी करवा सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर पे चलते हैं, वो चलते हैं अस्थमा। आज जितना होगा वो उतना करेंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि अपन वन शॉट कंप्लीट ही करें, आपको जितना समझ में आना चाहिए उतना ही देखेंगे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर अपन चलते हैं अस्थमा के बारे में, ताकि आप इजीली क्या कर सको, इसको रिवाइज भी कर सको। बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, देख लेंगे। अस्थमा क्या है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, ठीक है। इसमें अस्थमा क्या होता है कि अपन इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पढ़ रहे थे, डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। अब अपन देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें अपन अस्थमा की देखते हैं। अस्थमा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, इट इज एन पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ठीक है। ये जो भी लंग्स से रिलेटेड जो भी डिजीज है, ठीक है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन करने वाली डिजीज है, जिसमें ब्रोंकाई वगैरह, ब्रोंकस है, इनको क्या करेगी, ये जो भी एयरवे है, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो भी एयरवे है उसको क्या करेंगे, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव एयरवे डिजीज, ठीक है, इसको रिएक्टिव एयरवे डिजीज के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, अस्थमा इज ए कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। जो अस्थमा है वो क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या करेक्टराइज होता है, एयरवे का जो भी कॉमन इन्फ्लामेटरी डिजीज क्रोनिक रहती है, ठीक है, ये क्या करेक्टराइज, किससे करेक्टराइज होती है, वेरिएबल ये रिकरेंट सिम्टम्स, जो बार बार सिम्टम्स अगर होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स अगर होंगे उसके कारण क्या होगी, अस्थमा अकर होगी। रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म के क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या है, इंक्लूड विजिंग हो सकता है, कफिंग हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इंसिडेंस अपन देखें कि इसकी रेट क्या रहती है, डिजीज अकर होने की, इट कैन अकर इन एनी एज एट इन एनी सेक्स, ठीक है, इंसिडेंस किसी भी एज में और किसी भी सेक्स, मतलब किसी भी चाहिए मतलब ओल्ड एज हो, एडल्ट हो या चाइल्ड हो, ये किसी भी एज में क्या हो सकता है कि अस्थमा अकर हो सकती है, कि मेल और फीमेल दोनों में किसी में भी अकर हो सकती है। ऐसा नहीं कि मेल में मोर देन होगी, फीमेल में कम होगी, ऐसा कुछ ही नहीं है, बिल्कुल मोर देन मेल और फीमेल में दोनों इक्वल रहेगी, ठीक है। 26 मिलियन आर डायग्नोस्ड विद अस्थमा एवरी ईयर, मतलब 26 मिलियन अस्थमा क्या हो सकता है, एवरी ईयर क्या होता है, डायग्नोस होता है, और 1.6 मिलियन पीपल क्या होते हैं इससे अफेक्टेड रहते हैं। वुमेन्स आर इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ कंपेयर टू मैन, ठीक है, जो भी वुमेन्स होती हैं उसमें रिस्क रहता है किसका, डेथ का, ठीक है, जो भी वुमेन्स का डेथ का रिस्क क्या होता है, ज्यादा रहता है कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में, मैन के कंपेरिजन में। इन इंडिया 4,000 से 6,000 आर डाइंग एवरी ईयर विद अस्थमा। अस्थमा की कंडीशन में 4 से 6,000 लोग, जो भी पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें डेथ होती है, ठीक है। जो भी टाइप्स होंगे इसमें टाइप होंगे, दो टाइप होंगे, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। एलर्जिक अस्थमा जिसमें सीजनल होता है और नॉन सीजनल होता है। सीजनल में विंटर सीजन में क्या होता है, ये मोस्टली देखने को मिलता है। नॉन सीजनल में डस्ट या माइट्स, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, उससे क्या हो सकता है कि ये आकर हो सकता है। फिर नॉन एलर्जिक में इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, स्मोकिंग की कंडीशन में हो सकती है।
फिर ईडियोलॉजी होती है, ये क्या होती है, इसकी इडियोपैथी रहती है। इडियोपैथी का मतलब क्या होता है कि अननोन रहता है। जो इडियोपैथी का मीन क्या होगा कि जो ईडियोलॉजी होगी इसकी अननोन रहेगी, ठीक है, कोई इसका स्पेसिफिक कॉज नहीं है। इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो होते हैं हेरिडेटरी, मतलब जन्मजात हो सकते हैं, एडबर्थ हो सकते हैं, कोई एलर्जन हो सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन से भी क्या हो सकता है इसमें अस्थमा हो सकता है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो भी क्या हो सकता है कि अस्थमा कोज हो सकता है, ड्रग ओवरडोजेज से भी क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ठीक है, जो भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो भी इंडस्ट्रीज एरियाज में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होने से क्या हो सकता है, अस्थमा कोज हो सकता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड भी क्या हो सकता है, इसमें अस्थमा हो सकता है। फिर बात करते हैं अपन साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस वगैरह हो, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि इसमें अस्थमा बहुत हो सकता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी। फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट etiology of अस्थमा में देखते हैं तो फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू अस्थमा और एयरवे हाइपर एक्टिविटी में इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फैक्टर्स क्या कर सकते हैं इसमें, जो भी हाइपर एक्टिविटी एयरवे को हाइपर एक्टिव करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल एलर्जन जैसे हाउस डस्ट माइट, एनिमल एलर्जन स्पेशली कैट एंड डॉग, कॉकरोच एलर्जन, ठीक है, वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस राइनाइटिस हो सकता है, एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग हो सकती है, यूज ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑक्साइड ओबेसिटी हो सकती है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तंबाकू हो सकता है या स्मोकिंग हो सकती है, इरिटेंट्स, हाउस होल्ड स्प्रे पेंट, ठीक है, इमोशनल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस और पेरिनेटल फैक्टर्स हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें अपन तो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू रिस्क फैक्टर से क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम जिसमें आईजी एंटीबॉडी क्या होगी, स्टिमुलेट होगी और क्या कराएगी, प्रोड्यूस कराएगी बी लिम्फोसाइट्स को, जिससे क्या होगा, मास्ट सेल का क्या होगा, डिग्रेनुलेशन होगा, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन होने से क्या होगी, इमीडिएटली इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, इंफ्लामेटरी जैसे कि हिस्टामिन हो सकता है, एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होगा, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होने से क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा और इन्फ्लामेशन होगा, जिससे एयरवे क्या होगा, रिमॉडलिंग होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, और क्या होगा, साइलेंट सिम्टम्स होंगे किसके, अस्थमा के। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स है। फर्स्ट आता है इसमें व्हीजिंग आता है, कफ आता है, चेस्ट टाइटनेस टाइटनेस देखने को मिलती है, डिस्पनिया की कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, जो नेजल है, ठीक है, जो नेजल ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, फ्लेयरिंग हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, स्पुटम थिक एंड टीनेसियस, जो स्पुटम होगा वो किस प्रकार से होगा, थिक होगा, डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड कॉल्ड साइलेंट टेस्ट, ठीक है, जो ब्रीथ साउंड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और एब्सेंट होगा, जिसे क्या बोलेंगे अपन, साइलेंट टेस्ट के नाम से बोलेंगे। फिर अपन बात करते हैं असेसमेंट डायग्नोस्टिक स्टडीज। इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्स ऑक्सीमेट्री करवाएंगे, पीएफटी करवाएंगे यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, और आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। फिर बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मेडिकेशन में फर्स्ट मेडिकेशन आती है ब्रोंकोडायलेटर, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होंगी जैसे कि सालमेट्रोल, फॉलमेट्रोल, थियोफाइलिन, ठीक है, और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पिक्लामेथासोन, क्लिनिसोलिड, प्रोमाइलोन, मास्टर सेल स्टेबलाइजर्स में मोटिलुकास्ट, जुफिलुकास्ट, जिलेटोन, ड्राई पाउडर इनहेलर्स के रूप में यूज करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स में अपन फार्माकोलॉजी में देखते हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, सिलेक्टिव B2 एगोनिस्ट में क्लेनबुटेरोल, साल्बुटामोल, फेनोटेरोल, ठीक है, लियोसाल्बुटामोल, इंडाकेटेरोल, सालमेट्रोल, टेर्बिटेराइन, नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट में एपिनेफ्रिन, आइसोप्रिनेलिन, ऑर्सिप्रिनेलिन, एफेड्रिन, एम कोलिनोलाइटिक्स में हाइपरट्रोपियम, थायोट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम, मिथाइलजेंटिन में थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, थियोटार्ड, मास्टर सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लिसरेट, कीटोटिफेन, निडोक्रोमिल।
ये क्या रहती है, ब्रोंकोडायलेटर्स रहती है। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव रहती है। अस्थमा के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी ड्रग रहती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या रहती है, मोस्ट इफेक्टिव रहती है, मोस्ट इफेक्टिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं डिलीवरी मेथड, मतलब मेडिकेशन किस प्रकार से। मेडिकेशन आर टिपिकली प्रोवाइडेड एज मीटर डोज इनहेलर, ठीक है। मीटर डोज इनहेलर के द्वारा क्या करते हैं, इसमें मेडिकेशन एडमिनिस्टर कराते हैं इन कॉम्बिनेशन विद एन अस्थमा स्पेशर or as a dry powder inhaler. The spacer is a plastic cylinder that mixes the medication with air, making it easier to receive a full dose of the drug. मतलब क्या होता है कि स्पेशर क्या होता है, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल, एक प्लास्टिक सिलेंडर होता है जो मिक्स करता है मेडिकेशन को एयर के साथ और इजी करता है, ये बनाता है, इजियर बनाता है रिसीव ए फुल डोज ऑफ द ड्रग। और जो फुल डोज ऑफ द ड्रग को क्या करना, इनहेल करना, ये क्या करवाता है, इजी बनाता है। ए नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एट कन्वेंशनल डोज कैरीज ए माइनर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, माइनर रिस्क होते हैं एडवर्स इफेक्ट के। रिस्क इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट एंड माइल्ड डिग्रेशन इन स्टेचर, मतलब कैटरेक्ट होने के क्या रहते हैं, इसमें रिस्क रहता है। अदर मेथड when asthma is unresponsive to usual medication, other options are available for both emergency management and मतलब जो पहले ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें क्या हो कि मेडिकेशन अनरेस्पॉन्सिव हो तो उसमें क्या करते हैं, कुछ इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हैं। और इमरजेंसी मैनेजमेंट अदर ऑप्शन इंक्लूड ऑक्सीजन सप्लाई करवाएंगे, एलिवेट हाइपोक्सिया की कंडीशन को एलिवेट करने के लिए, मतलब हाइपोक्सिया कंडीशन को रिलीव मिला दिलाने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन इफ सैचुरेशन फॉल बिलो 92%, अगर सैचुरेशन 92% से क्या हो, कम हो। और oral corticosteroids are recommended with 5 days of prednisolone being the same 2 days of dexamethasone, ठीक है। corticosteroid क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे 5 डेज के लिए prednisolone और सेम 2 डेज के लिए क्या, डेक्सामेथासोन। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वाइटल साइन रेगुलर मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर एलर्जिक सिम्टम्स, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मॉनिटर जो भी एलर्जिक सिम्टम्स है, एलर्जी के जो भी सिम्टम्स उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाएंगे और एक्शन जो भी मेडिकेशन के एक्शन है वो क्या करेंगे, नोट करेंगे। अवॉइड एक्सपोजर टू पोल्यूशन एनवायरमेंट, जो भी पोल्यूशन पोल्यूटेड एनवायरमेंट है उसके एक्सपोजर होने से क्या करेंगे, अवॉइड करवाएंगे। डीप ब्रीथिंग रिसर्च करवाएंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और कल की क्लास से अपन देखेंगे सीओपीडी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।